नमस्कार दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो जो है वायरल हो रही है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि आ, हर एक जगह पे ये वीडियो वायरल हो रही है। पूरे दुनिया के अंदर ये वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और यहाँ पे इंडिया की बहुत ज़्यादा सराहना की जा रही है। अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे ध्यान से, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे चाइनीज सोल्जर जो है बहुत तेज़ी से LAC जो है क्रॉस करके जो है सीधे सीधे अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे ही लाठी और डंडे से जो है बहुत तेजी से पिटाई की जा रही है चाइनीज सोल्जर की इंडियन सोल्जर के द्वारा, है ना। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 9 तारीख को 9 दिसंबर को इंडिया और चाइना की जो है भिड़ंत हुई थी। तो क्या ये वीडियो वही वीडियो है या नहीं, इस पूरे लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। इसको हम समझेंगे कि क्या ये सच में वो जो वायरल वीडियो हो रहा है, क्या ये वही उसी का वीडियो है या कोई दूसरा वीडियो है या कुछ और भी हो सकता है। तो वो चीज़ हम इसको इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वो वीडियो नहीं है, ये है तो पुराना वीडियो, ये LAC के पास का ही वीडियो है। ये बहुत ज़्यादा पुराना वीडियो है और 2021 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2021 का वीडियो है। अब यहाँ पे अलग अलग जो है टीवी शो अलग अलग जगह पे इस वीडियो को चलाया जा और रहा अभी है आप और देख जी पा रहे बोला होंगे जा यहाँ रहा पे है कि ये जो वीडियो है 2021 का है। वेरियस NDTV न्यूज़ 18 हर एक जगह पे इसको कवर किया गया है अलग अलग आर्टिकल के अंदर, और बताया गया है कि ये जो वीडियो है ये अभी का वीडियो नहीं है। पर फिर भी पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की सराहना की जा रही है कि किस तरीके से इंडिया ने जो है इसको टैकल किया है। साथ ही साथ ये चीज़ भी बोला जा रहा है, इस चीज़ की भी सराहना की जा रही है कि हमने जो 2000 पहले का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को बरकरार रखा है और हमने जो है मिसाइल्स और जो अपनी गन्स वगैरह का यूज़ न करके हुए जो ये सारी चीज़ें हमने इसको टैकल किया है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन जो की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इस समय पे बहुत ज़्यादा ठंड है ना। और वहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फबारी हुई। तो अब सीधे सिंपल से आप देखिए कि जो तवांग रीजन है, यहाँ पे तवांग रीजन के पास जो है बहुत ज़्यादा बर्फबारी वगैरह हो रहा है, लेकिन वहाँ पे उस वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। उस वीडियो के अंदर बिल्कुल साफ दिखेगा। तो वो जो वीडियो है वो गर्मी का वीडियो है ना। वो कब का वीडियो है, अगर आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर तो ये कहीं पे भी आपको बर्फ वगैरह ये चीज़ नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या है, सिंपली ये चीज़ देखने को मिलता है। लॉजिकल सेंस में भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वीडियो क्या है, जो है अभी का नहीं है, ये पहले का वीडियो है। पर फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा सराहना जो है मीडिया के अंदर की जा रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, है ना, तो वैसे तो इस आर्टिकल को जो है अलग अलग मीडिया के अंदर जो है कवर किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको सामने दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कि चाइना आर्ग्यू इंडिया टू रिस्ट्रेन फ्रंट लाइन ट्रूप्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन बॉर्डर पीस। देखिए, ग्लोबल टाइम्स की ये जो लैंग्वेज है, अगर आप इसको देखेंगे तो अलग ही दिखा रहा है कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहा है इस आर्टिकल के थ्रू, है ना। तो ये बोल रहा है कि चाइना जो है मतलब हम लोग शांति बना के रखे। चाइना आर्ग्यू कर रहा है इंडिया को रिस्ट्रेन फ्रंट लाइन ट्रूप्स को अपने जो है दूर रखो सर, जबकि वो खुद घुसने की कोशिश कर रहा है वीडियो में भी। मतलब देखिए, ये वीडियो तो उसका नहीं है, पर जनरली अगर ये वीडियो अभी का वीडियो तो नहीं लीक हुआ है, ना आया है। अगर कुछ आता है तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, लगभग लगभग यही इसी तरीके से चीज़ें हुई होंगी, है ना। और मैं अगर कुछ चीज़ें और बता दूं आपको तो बस उस वीडियो में क्या अंतर होगा कि कुछ बर्फ वगैरह आपको सामने देखने को मिलेगी, है ना। उसके अलावा कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिलेगा, यही सेम चीज़ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। अभी ये चाइना जो है बात कर रहा है कि चाइनीज बॉर्डर टू वियर द रूटीन सारी चीज़ें हों। हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था इंडिया चाइना बॉर्डर का जो विंटर में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। अब ये वैसे ही चाइना करने की कोशिश कर रहा है जैसे पहले एक समय क्या था, एक समय पे जब पाकिस्तान जो करने की कोशिश करता था ना, बॉर्डर को डिस्प्यूट जो है अंदर घुसने की बार बार कोशिश करता था, है ना। वैसे तो मैं इस चीज़ को डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ एक बार पहले भी, है ना। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से जाइए उस लेक्चर को भी देखिए, समझने की कोशिश करिए। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं, है ना, प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ इस आर्टिकल के अंदर आप पढ़ेंगे कि इंडिया चूज टू टाइमिंग टू स्टार्ट द कॉन्फ्लिक्ट इन अटेम्प्ट टू रिलीज अ सर्टेन मैसेज, है ना। तो चाइना क्या करता है, चाइना ना सिर्फ डिफेंसिव होने की कोशिश करता है और एग्रेसिव होने की कोशिश करता है, बल्कि क्या करता है, झूठ भी बोलता है। चाइना सरासर झूठा आदमी है, बिल्कुल, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा झूठा देश है। वो क्या करता है कि पहले डिफेंसिव होने के नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन इस तरीके से वीडियो रिलीज हो जाती है फिर चाइना की पोल खुल जाती है ना। चाइना ये भी कोशिश कर रहा है
रशिया को शो करने की कि इंडिया को किसकी ज़रूरत है, इंडिया को यूएस की ज़रूरत है। तो इस तरीके से भी चाइना क्या है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझनी, इस पूरे मैटर को हम किस तरीके से समझना, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखा। अब आप यहाँ पे चाइना यूएस का स्टांस देखिए। यूएस स्लैम्स चाइना सेलेसी इंट्रूजन अटेम्प्ट लॉर्ड इंडियाज डीस्कलेशन एफर्ट। तो यूएस का व्हाइट हाउस तो यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, व्हाइट हाउस बिल्कुल शांत तरीके से बैठा हुआ है, बिल्कुल कुछ। लेकिन हाँ, यूएस का पेंटागन यहाँ पर इंडिया की सराहना जरूर कर रहा है। अब देखेंगे पेंटागन क्या है, एक तरीके से कि इंडिया जो यूएस का जो मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनका जो मिलिट्री कमांड होता है, वहाँ जो है इंडिया की जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सराहना की जा रही है। इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो अगर आप आगे देखने की कोशिश करेंगे, तो ना सिर्फ यूएस ने बल्कि यूनाइटेड नेशन ने भी ये चीज़ बोली है। इंडिया टुडे के अंदर ये रिपोर्ट आई है, आप देखिए यहाँ पे एक यूएन ने भी बोला है कि यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर में जो है पीस बना के रखिए। तो ऐसा यूएन कह रहा है यूएन के अंदर। और सिर्फ ना ही यूएन के अंदर बल्कि और भी अलग जगह, जैसे जर्मन एम्बेसडर ने कहा कि इंडो चाइना क्लैश तवांग वेरी कंसर्न रीजन, इन्होंने बताया कि वेरी कंसर्न है। अब देखिए चाइना क्या कर सकता है, चाइना जो है हो सकता है कि ऐसी फेक वीडियोज या कुछ इस तरीके से लेके आए इन नियर फ्यूचर। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके तहत निकल के आते हैं। तो चाइना बिल्कुल ऐसा कर सकता है, वीडियोस निकालेगा, वो करेगा, अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की न्यूज़ के ऊपर नज़र मारते हैं। सो टुडे इज़ 15th December 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis. First of all, look at the article which we are going to discuss, the most important article which we are going to discuss today. अब यहाँ पे देखिए, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन फेल टू 5.85% इन नवंबर में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो कितना नीचे जा चुका है, वो नीचे जा चुका है 5.85% नवंबर के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इससे क्या होगा, इससे महंगाई एक तरीके से कम होगी और आपके पास क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इससे पहले कि हम आगे जो है न्यूज़ की ओर बढ़ें, है ना, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एडिवर्स न्यूज एनालिसिस को। साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया के अंदर हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, एडिवर्स न्यूज एनालिसिस करके हमारा पेज है, इस पेज को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो डे टू डे लाइफ में आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज के अंदर फॉलो कर सकते हैं, प्रकाश द्विवेदी _। एग्जाम सब्जेक्ट कोई भी पर्सनल रिलेटेड क्वेरीज जो हैं आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के हमारे डिस्कशन को। हुज ट्रेजेडी क्लेम सेवरल लाइव्स इन ड्राई बिहार। अब बिहार के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा क्या है, लिक्वर बैन है ना, दारू वगैरह बहुत तेजी से बैन है यहाँ पे। अब लिक्वर बैन के होने की वजह से क्या हो रहा है, अननेसेसरी जो है क्या हो रहा है वहाँ पे, आप सोचिए। ये एक पॉइंट लिख सकते हैं जब भी लिखने क्या है कि लिक्वर जो है बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या इंस्टेंस उठाना चाहिए। तो इलीगल तरीके से लिक्वर जो है यहाँ पे सेल हो रही, अगर इलीगल तरीके से लिक्वर सेल होगी तो क्या होगा, हो सकता है कि जो लिक्वर सेल हो रही है वो गलत हो, खराब हो, है ना, उसके अंदर जहर मिला हो या कुछ भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो वही चीज यहाँ पे हुई है जिसकी वजह से कई लोगों की डेथ हो गई है, 20 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। ऑफिशियली डेटा ये बता रहा है। फिर यहाँ पे कुछ एक डेटा बताता है कि 170 लोग जो है इस साल यहाँ पे अपनी जान गवा चुके हैं। बिहार हैज बीन अ ड्राई स्टेट सिंस अप्रैल 2016 अंडर द स्ट्रिंजेंट लॉ। Official records show that about 170 people died in Bihar from January to November, है ना। जनवरी से नवंबर के बीच में लगभग 170 लोग यहाँ पे डेथ हुई है, ये आपको याद रखना है। दिस ईयर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ स्पूरियस लिक्वर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखेंगे आगे भी जो चीज़ आएगी तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन
करेंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक यहाँ पे एक न्यूज़ है, बहुत ही मतलब दर्दनाक न्यूज़ है कि इस तरीके से हमारे समाज में क्यों हो रहा है। ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो समाज है किस दिशा में जा रहा है। आप सभी लोग और हम लोग जो है मिलके इस समाज को सुधार सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं जो भी नेगेटिविटी हमारे समाज के अंदर है उसे हम कोशिश करें डे टू डे लाइफ में इम्प्रूव करने की। देखिए एक स्कूल गर्ल थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया है एसिड से, है ना, वेस्ट दिल्ली के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स मिलने देखने को मिलते हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर, जिसके तहत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है ना। तो ये देखिए अटैकिंग का वीडियो लीक हो गया था यहाँ पे, सीसीटीवी की मदद से यहाँ पे इनको पता चल गया था, है ना। तो यहाँ पे ये चीज मास्क पहन के आए थे, उन्होंने क्या किया, 17 साल की जो लड़की है बेचारी, उस 17 साल की लड़की के ऊपर, बच्ची के ऊपर जो है एसिड फेंक दिया और उसका पूरा जो चेहरा है जल गया। लगभग उसका 8% जो है फेस और नेक जो है और आंखों के पास गया है और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो ये चीज़ आप छोटी सी न्यूज़ थी, आप जिसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे आप देखेंगे तो देखिए वाई अग्निवीर एंड अदर कैडेट हैव डिफरेंट पे स्केल। हाई कोर्ट यहाँ पे पूछता है कि अग्निवीर, जो अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई थी जिसके तहत जो है आप सभी लोगों को पता होगा कि आर्मी के अंदर जो है फोर्स के अंदर यहाँ पे दाखिला मिलता है ना, अग्निवीर स्कीम के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट जो है वेडनेसडे को पूछती है सेंटर से कि व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द पे स्केल ऑफ द अग्निवीर्स एंड द रेगुलर केडर इन द आर्मी, है ना, क्यों इस तरीके से है। तो यहाँ पे पूरी बातचीत चलती है, नॉट अ रेगुलर सर्विसेज। सेंटर कहती है कि अग्निवीर हैज बीन क्रिएटेड एज अ सेपरेट केडर, इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ रेगुलर सर्विसेज आफ्टर सर्विंग एज एन अग्निवीर ऑफ द 4 ईयर। ये अग्निवीर जनरली बच्चे यहाँ पे जो है 4 साल तक जो है जो ऑफिसर जो होंगे यहाँ पे सर्व करेंगे। उसके बाद अगर ये फिट रहते हैं और सारी चीज़ें बढ़िया रहती हैं तो ही और सी कोई भी लड़का या लड़की जो भी इसके अंदर रहेगा जवान, वो क्या कर सकते हैं, इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। रेगुलर कैडेट यहाँ पे ये जो है बन सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ मिस भाटी ने ये चीज़ जो है बोला, सबमिट किया है। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सॉट फॉर द केरलास लेजेंडरी बे पोर उरू। जो उरू है, अब ये उरू क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक शिप है एक तरीके से, है ना, जो मेनली लकड़ी से बनाई जाती है और हाथ से बनाई जाती है, बहुत मेहनत लगती है। ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली लगभग 2000 सालों से आप कह सकते हैं कि 2000 सालों से चला आ रहा है। इसकी मांग जो है, डिमांड जो है 2000 सालों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, टॉप में है ना। अब ये इसके ऊपर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात चल रही है कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देना चाहिए, है ना। ये ऐसा अपील किया है डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल कोझिकोडी हैज अप्लाई किया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए। द फेमस बी पोर उरू बोट, ये एक बोट है, ये आपको पता होना चाहिए। वुडन की है, बहुत अच्छे इसमें लकड़ी यूज की जाती है। जो वुड यूज होता है बहुत ही अच्छा यूज होता है और हैंड क्राफ्ट होता है। हैंड क्राफ्ट तो हाथ से इसको मतलब क्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब इसको जो बनाने वाले लोग हैं अप्रोक्सीमेटली उनकी जो एज ग्रुप है वो 50 से 70 साल के बीच में बेचारे हो चुके हैं, है ना। और वो जो है अपने फादर्स एंसेस्टर से वो चीज़ ये जो नॉलेज उनसे लिया था वो नॉलेज यहाँ पे चला आ रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक हमारी धरोहर है। प्रीमियम वुड इसके अंदर यूज होता है, तो इसको बचा के रखना है। इसलिए इसको क्या किया जाए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग जो है यहाँ पे दिया जाए। क्लियर, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडेफिनेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्रॉस डिस्क्रिमिनेशन। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है क्रॉस डिस्क्रिमिनेशन के तहत फिल्म इंस्टीट्यूशन कोट्टायम के अंदर, फिल्म इंस्टीट्यूशन इन कोट्टायम के अंदर। अभी ये क्या मैटर है, इसको अभी इतना ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बट जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 15 आप सभी लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट, ये मैंने डायरेक्टली पॉलिटिक्स उठाया है तो आप मेरे साथ साथ इसे रीड करेंगे। क्या है आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 प्रोवाइड दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, सीधा सीधा लिखा है स्टेट ना कि इंडिविजुअल। अभी इंडिविजुअल भी आएगा लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टेट। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट,
सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यहां पे कास्ट के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कास्ट बेसिस में, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट, रिलीजन के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। द टू क्रूशियल वर्ड इन द प्रोविजन आर डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। द डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड टू। और मतलब किसी दो पर्सन है, दो पर्सन में एक को अच्छा फेवर दे रहे हो, दूसरे को गलत फेवर दे रहे हो, है ना, तो ये एक क्या है, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। ये सभी को अच्छा दे रहे हो, एक को खराब दे रहे हो, है ना, तो ये क्या है, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन आपको समझ में आया, या तो सभी को सेम दे रहे हो, उसमें से किसी एक को गलत फेवर कर रहे हो, या मतलब उसके तहत दुर्व्यवहार कर रहे हो या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ जाएगा। या फिर किसी एक को अलग सा ट्रीटमेंट दे रहे हो, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, सबको सिंपली ट्रीट कर रहे हो और एक को जो है स्पेशल दे रहे हो, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन के तहत आ जाएगा। क्लियर हो गया बात आपको, है ना, आई होप क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड प्रोविजन है आर्टिकल 15 जो कि हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है, उसका सेकंड प्रोविजन क्या कहता है कि नो सिटीजन, ध्यान से इसको रीड करेंगे और ध्यान से सुनेंगे, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ विथ रिगार्ड टू, है ना, तो किसी भी सीजन के तहत ये चीज नहीं होगा। तो आपको रखना है दिस प्रोविजन जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है बोथ बाय स्टेट इसके अंदर इंक्लूड होगा, साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल, तो ना ही स्टेट कर सकता है ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन यहां पे कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, प्रॉपर जाके इसको रीड करना है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत उठाना है। यहां पे जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है, जाना है, इस आर्टिकल को डिटेल्स में रीड करना है। कुछ स्पेशल प्रोविजन है जैसे कर सकते हैं, एक्सेप्शन है, वो क्या क्या है कि स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है एडवांसमेंट ऑफ द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, है ना, सिटीजन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर जो रिजर्वेशन है ना, वो सब ये उसी की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन देना, है ना, स्टेट एम्पावर, ये चीज की जा सकती है ना। तो ये आपको पॉइंट्स, सभी के सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और याद रखना है। क्लियर, चलिए अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। इसके अंदर वार्निंग साइन, इंडिया कैन नॉट विश अवे द सिचुएशन ऑफ चाइना बॉर्डर, अभी हमने इसको डिस्कस किया, स्टार्टिंग में ही इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, है ना, डिटेल में डिस्कशन इसका तो हो ही चुका है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। हम कई बार से लगातार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो LAC जाके आज आपको फिर से मैप पे देखना है, LAC को कहाँ है, कितनी लाइन है, कितना एरिया है, कितने किलोमीटर का ये है ना, कौन कौन से रीजन पास से पड़ते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूटेड रीजन है, उसके आसपास कौन कौन सी वैली है, क्या है, कौन से पासेस हैं, ये सारी चीजें आपको जाके एक मैप में निहारना है। क्लियर, चलिए अब दूसरा आर्टिकल, इसको डिस्कस करने के पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, एनर्जी काउंड्रम, है ना। अब सोलर पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बट इट विल नॉट शेयर एवरी एनर्जी नीड। ये सोलर पावर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये सच में हमारी एनर्जी नीड को फुलफिल कर पाएगा, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है ना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है तेजी से बढ़ रहे हैं, हम सभी लोग, पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है। हमने एक टारगेट रखा था, अब वो टारगेट क्या हो गया, हमारा मिस, एक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि एक वो जो टारगेट है वो हमारा मिस हो रहा है। क्या हमने टारगेट रखा था कि हम 2022 के एंड तक, इंडिया ने कमिट किया था हैविंग 1,75,000 मेगावाट की, 1,75,000, याद रखिएगा, 1,75,000 जो है मेगावाट जो एनर्जी है हम प्रोड्यूस करेंगे, कहां से, रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसमें से हमने ये एक टारगेट रखा था कि इसमें से हम 1 लाख जो है प्रोड्यूस करेंगे, कहां से, 1 लाख मेगावाट जो है हम प्रोड्यूस करेंगे सोलर पावर से। लेकिन हम 2022 के एंड तक हमने ये टारगेट रखा था कि हम ये अचीव कर लेंगे, बट क्या सच में हम इस टारगेट को अचीव कर पाए? नहीं। अगर आप देखेंगे कि 2022 का एंड आ चुका है, अब 15 दिसंबर आज हो चुका है, लेकिन अभी तक अगर आप डेटा देखेंगे तो सिर्फ 61,000 मेगावाट हमने अचीव किया है। अभी भी अप्रोक्सीमेटली 50% या कह लीजिए कि 40% जो है यहाँ पे एक्यूरेटली 40% या 39% जो है टारगेट अभी तक हमारा अचीव नहीं हुआ है।
तो ये चीजें याद रख सकते हैं। अभी हमें एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ सोलर एनर्जी के तहत, बल्कि पावर, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, इन सभी को हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। उन सभी सेक्टर में हमें वर्क करना पड़ेगा, जिससे हम हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को, कमिटमेंट को हम फुलफिल कर पाए। तो ये आपको याद रखना है। हमने और क्या कमिट किया था कि एटलीस्ट 60% 2030 तक एटलीस्ट 60% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम द सोलर पावर से आनी चाहिए, है ना। ये हमने दिया। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्टेड दैट इंडिया फेस अ सिग्निफिकेंट हेडविंड इन द क्वेस्ट। तो ये चीज हो सकती है, आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2014 में सेंट्रल अनाउंस किया था सोलर पार्क की, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की बात की थी। ये सारी चीजें हमने की थी, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, आप देख पा रहे होंगे एक आर्टिकल आपके स्क्रीन के सामने है, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साथ में मिलके क्लाइमेट रेजिलियंस बनाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा क्लाइमेट रेजिलियंस को, है ना। फिर एक केस स्टडी दी है भोपाल की और जयपुर की, है ना। अभी क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म लो कार्बन क्या सॉल्यूशन है ना। अब COP27 हुआ, आप सभी लोगों ने देखा, डिटेल में डिस्कशन किया, कई आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं COP27 से रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है, उसको भी हम देख लेते हैं, है ना। यहां पे बात की जा रही है अर्बन आइलैंड की। अब अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अर्बन हीट आइलैंड की जब भी मैं बात करूं तो आपको ये समझना है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, कि तेजी से क्या बढ़ रहा है, चारों तरफ आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स बढ़ती आ रही हैं। शहरों में क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बढ़ती आ रही है ना। ये शहर है, शहर में चारों तरफ क्या है, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। तो अभी इस समय जब इतना ज्यादा बिल्डिंग्स होगी तो क्या होगा, हीट आएगी, सनरेज आएगी, वो क्या हो जाएगी, बिल्डिंग्स में ट्रैप हो जाएगी, है ना, टकरा के आपस में यही रह जाएगी। तो हीट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा इमिट हो रही, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? क्वेश्चन अराइज होता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है, आप लोग हमें बता सकते हैं। केस स्टडी देखते हैं भोपाल और जयपुर की। आप देखेंगे इन द केस ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश, फॉर एग्जांपल दे मेक अप 19% ऑफ द सिटीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये यहाँ पे मेकअप कर लेते हैं, इसका 90% जो ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं, तो वो हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं भी भोपाल में रहता हूँ, हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग उसको एक तरीके से उसको ग्रीन हाउस गैस को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब तरीके से उसको खत्म न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं आप, है ना। भोपाल फेवर द नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, हम NMT को फेवर करते हैं नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को, विद 43% ऑफ NMT मॉडल शेयर्स बट प्रोवाइड एक्सेस टू पब्लिक बाय डॉकिंग स्टॉप ओनली 24% ऑफ दिस पॉपुलेशन। हाँ, अभी इतना ज्यादा इंक्लूसिवनेस ज्यादा नहीं बढ़ा है, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इंक्लूसिवनेस भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ओनली हाफ ऑफ इट स्ट्रीट्स है फुटपाथ, जो स्ट्रीट है वहां पे आधे सिर्फ स्ट्रीट के अंदर फुटपाथ है। आवश्यकता है कि फुटपाथ हम तेजी से बढ़ाएं, जिसके तहत जो पैदल चलने वाले लोग हैं उसका फायदा उठा सके। लिंक करें हम फ्यूचर से इकोनॉमिक एक्टिविटी जोन को बढ़ाएं, पोटेंशियल को हमारी, जो कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एक अगर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में, एक स्टेट अपने आप में, एक नेशन अपने आप में क्या करने लगे, कार्बन न्यूट्रलाइज करने लगे, तो धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट से, एक गांव से, एक एरिया से कहां पहुंच जाएंगे, हम पूरे वर्ल्ड पहुंच जाएंगे, और पूरे वर्ल्ड का हम क्या कर सकते हैं, कार्बन न्यूट्रल कर सकते हैं। जो कार्बन जितना इमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन सिंक हम बना सकते हैं। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। कुछ डेटा दिया है, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बिल्कुल रटना नहीं है ना। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं रेसिडेंशियल एरिया में, है ना। आप क्या करें, कवर करें, यहाँ पे दिया हुआ रेसिडेंशियल एरिया विद एटलीस्ट 10% ऑफ द लैंड एरिया अंडर द ओपन स्पेस एंड द पार्क वेयर फाउंड एटलीस्ट 1.5 डिग्री 2.5 डिग्री सेल्सियस 1.25 डिग्री सेल्सियस कूलर देन द नाइबरहुड विद अ लेस ग्रीन पॉकेट। तो ऐसा बस ये स्टडी के अंदर भी बताया जा रहा है। ये सब लोग जेन्युइन सी चीज है जानने वाली, कि अगर आप देखेंगे कि ये एक एरिया है पर्टिकुलर, है ना, और एक ये दूसरा एरिया है, यहाँ पे एक पहले वाले एरिया के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिल्डिंग्स है। यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ बिल्डिंग्स है, तो क्या होगा, हीट ट्रैप हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे गर्मी बढ़ेगी। अब गर्मी बढ़ेगी तो क्या करेंगे लोग, AC वगैरह लगवाएंगे। अब AC क्या करेगा, अंदर तो ठंडक देगा, लेकिन बाहर क्या करेगा, हीट
हीट छोड़ेगा, फिर ये बाहर आप निकलेंगे तो आप बाहर निकलेंगे, ये प्रॉपर तरीके से साइकिल बन जाएगा और यहाँ पे हीट ट्रैप होती रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ मूव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ग्रीनरी है चारों तरफ, एरिया थोड़ा सा छोड़ छोड़ के रखा है आप घर के सामने, है ना, ग्रीनरी लगा के रखी है, पेड़ पौधे लगा के रखे हैं, तो क्या होगा कि आपको कूलिंग मिलती रहेगी, ना आपको एसी की आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ना ही आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी कि आप इतना ज़्यादा हीट फैलेगा, तो ना बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ना एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली ये एक पॉजिटिव सॉल्यूशन है हर एक चीज़ का, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी कोशिश करिए, आपके घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये चीज़ें कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की, है ना। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, एक बार आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बता दिए कि वही सारी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या है किस तरीके से लगाना है। माइक्रो लेवल में हम काम कर सकते हैं, मैक्रो से माइक्रो लेवल में कि कूल रूफ बना सकते हैं, बिल्डिंग आ जाए उसमें वाइट वॉशिंग करवा दे, अलग अलग ब्लैक कलर या डार्क कलर ना करवाएं, है ना। छत के ऊपर सफ़ेद पेंट पुटवा दें तो वो लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से लाइट आएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ग्रीनरी लगवा दे, पेड़ पौधे लगवा दें, है ना, कूलिंग बरकरार रखेंगे, कूल रूफ करने की आवश्यकता है आइलैंड को, है ना। तो ये सिटी स्केल ब्लू ग्रीन बनाने की आवश्यकता है, हमें इस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की आवश्यकता है। इस आर्टिकल के अंदर यही सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं। क्लियर। अब देखिए, पहले जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि जीन थेरेपी वर्क क्या करता है, जीन थेरेपी की वजह से क्या क्या चीजें होती है, फिर हम डिटेल में इसको आगे देखेंगे। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जीन थेरेपी कैसे वर्क करता है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर जो डीएनए होते हैं वो लोकेट होते हैं सेल न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। अब डीएनए जो है वो क्या कंटेन करता है, इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है बहुत सारे नेसेसरी सेल के फंक्शन को, प्रॉपर फंक्शन को होने के लिए, जो कि 4 केमिकल से मेनली मिलके बना होता है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। और ये चारों जो हैं अलग अलग तरीके से जमे होते हैं, कोई आगे कोई पीछे, जो है इनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है, डिसफंक्शन होता है, ये इस तरीके से ये म्यूटेट करते हैं। अब ये चीज़ होता है, और इन्हीं के अंदर जो होते हैं अगर कोई म्यूटेशन वगैरह आ जाता है, म्यूटेशन वगैरह आता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसीज़ देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा वायरस या कुछ भी इस तरीके से आता है जो एक क्या कर लेता है, पूरे डीएनए को जकड़ के रख लेता है ना। एक पर्टिकुलर पार्ट को भी वो क्या कर लेता है, कोड कर लेता है, जकड़ के रख लेता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर आपको फंक्शन दिखाई देगा, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमने क्या किया, एक अलग से लेके आए। अब इस डीएनए के अंदर कहीं क्या होगा, एक कैंसर होगा, मतलब एक तरीके से एक जो जीन होगा, जो खराब जीन है उसे ये ढूंढेगा, है ना। उसको ये क्या करेगा, इसको ये सर्च करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो है इंजाइम्स होता है, कुछ इसमें प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। इसके अंदर एक अपना एक खुद का आरएनए डीएनए लेके चलता है। अब ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। अब इसको क्या मिल गया, अब ध्यान से देखिए इस वीडियो में, इसको क्या मिल गया, अब ये मिल गया। इसको क्या करेगा, ये रिवाइंड किया इसने, और वहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर अपने को कमी दिख रही है या जो चीज़ खराब है, पर्टिकुलर डीएनए, पूरा डीएनए नहीं, कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए को क्या करेगा, वहाँ पे इसको क्या करेगा, एक तरीके से ठीक करेगा, है ना। उसको तोड़ेगा प्रॉपर तरीके से, जैसे कैंची से कटिंग करेगा। वो जो कैंची होती है उस कैंची को क्या बोलते हैं, Cas9 बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना। और उसको प्रॉपर तरीके से फिर से उसको वाइंड अप कर देगा, और इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपका सही हो जाएगा और ट्रीटमेंट जो होगा ठीक हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देख लिया होगा, कितना शानदार तरीके से जीन थेरेपी आपको समझ में आ गया होगा कि जीन बेस एडिटिंग क्या होती है, किस तरीके से हम बेस एडिटिंग करते हैं, है ना। और एक बेस को, एक जीन को जो है काटते हैं, यहाँ से लेके आते हैं और दूसरा लगा देते हैं नया वाला, है ना, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि वो सही रहता है ना, बॉडी के लिए। तो ये चीज भी हम करते हैं। डिसीज रैपिड एंड द प्रोग्रेसिव यूजुअली ट्रीटेड बाय द केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी से जनरली इसको ट्रीट किया जाता है। जो 4 मैंने आपको बताए थे, है ना, बेसिस के नाम, वो बेसिस कौन कौन से, उस बेसिस के नाम याद रखना है। एडिनाइन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एडिनाइन ए,
गुआनाइन जी, साइटोसाइन सी एंड थायमाइन टी। तो ये आपको नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाता है। ये इसे ही बेस एडिटिंग कहते हैं, ठीक है। ये इन्हीं के ऊपर बेस एडिटिंग होती है, ये जो है क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जीन के अंदर। और जो मैंने बोला था ना, जिस कैंची से वो आपको कैंची दिखी होगी, वो जो कैंची क्या है, क्रिस्पर 9, कैंची कैस 9, ये कोई कैंची का नाम है। इसके ऊपर यूपीएससी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो ये भी ध्यान में आपको चीज़ें रखनी है। क्लियर है ना? तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। जीन थेरेपी जो है टी सेल ल्यूकेमिया वॉज अ फिक्स हर इम्यून सिस्टम इन अ वे दे स्टॉप द मेकिंग द कैंसरस सेल्स। तो जिस तरीके से हम वो, अगर जीन थेरेपी की वजह से हम क्या करेंगे, वो जो ल्यूकेमिया सेल है, टी सेल है, उसको हम फिक्स कर देंगे, उसको काट देंगे, उसको तो हटा के दूसरा लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो है अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, वो कैंसर का रोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। फर्स्ट हेल्दी टी सेल वेयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डोनर, की वजह से हेल्दी टी सेल हम डोनर से लेते हैं, और द थ्रू सीरीज ऑफ इडियट्स, कुछ हमने अभी देखा ही था वीडियो के अंदर, तो इडियट्स के तहत हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना है और याद रखनी है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी। अभी इंडिया का जो है स्लोइंग एक्सपोर्ट एज अ कॉज ऑफ कंसर्न है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो एक्सपोर्ट है हमारा डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा वो तेजी से वाइड हो रहा है, देखने को मिल रहा है, मतलब सॉरी, ट्रेड डिफिशिएट, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो क्या ही बढ़ेगा, ट्रेड जो डिफिशिएट है वो तेजी से देखने को मिल रहा है, मतलब ट्रेड में कमी आ रही है। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। क्लियर? ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, द रेस ऑफ टू एशियन जाइंट, द स्टोरी ऑफ इंडिया एंड चाइना सो फॉर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास, थोड़ा सा बाइस्ड आर्टिकल लगा इसमें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, डायरेक्टली उठा के उस पूरे आर्टिकल का एक आपको मैं क्रक्स समझा देता हूँ। यहाँ पे इंडिया और चाइना का थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है, और ये बोला गया है कि जैसे चाइना बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, है ना, रेगुलरली पोस्टिंग 10% ग्रोथ रेट देखने को मिलती है चाइना के अंदर इन द लेट 1990s, अर्ली 2000 के अंदर देखने को मिला चाइना के अंदर। चाइना पर कैपिटल जीडीपी रेट जो है अराउंड कितना है, $9,000 पर ईयर, एस अपोज इंडिया का कितना है, $2,000 पर ईयर। तो आवश्यकता है कि अपना देश भारत भी क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हब बने और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लेके आए और उसके ऊपर वर्क करे। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, फिर यहाँ पे बात की गई है लेसन टू बी लर्न, क्या हमें सीखना चाहिए, ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि आप देखेंगे वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट पावरफुल इंजन फॉर द ग्रोथ हैज बीन स्ट्रेस्ड ऑन एजुकेशन। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रोथ बढ़ाने के लिए किस पे ध्यान देते हैं, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। 2.4% ऑफ द जीडीपी, चाइना की जीडीपी जो है जाती सीधे सीधे कहाँ पर, रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। ब्रॉडली डिफाइन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच मोस्टली रेट हार्ड साइंसेस। तो ये चीजें आपको याद रखनी। 2.4% जो है जीडीपी के हिस्सा जो है वो रिसर्च वगैरह में, एजुकेशन में जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि इंडिया में नहीं जाता है ना। इंडिया के अंदर आवश्यकता है कि हम एजुकेशन के ऊपर वर्क करें। अब जैसे इस आर्टिकल के अंदर थोड़ा सा लेवल लैंग्वेज में ऐसा बोला जा रहा है कि हम जो हैं 2023 तक, मे बी 2023 एंड तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बढ़ जाए। वहीं पे चाइना भी पहले नंबर पे है, तो चाइना दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। चाइना लेकिन दूसरे नंबर पे दूसरी तरीके से भी दूसरे नंबर पे है, किस चीज़ में, इकोनॉमी के तहत भी अगर आप देखेंगे, इकोनॉमी के टर्म में भी दूसरे नंबर पे, लेकिन वहां पे इंडिया पहले नंबर पे नहीं है। इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया नीचे है ना। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे यूएस आ जाता है वहां पे, है ना। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इस आर्टिकल के इस तरीके से बोला जा रहा है। क्लियर? जरूरी है कि हम क्वेश्चन करें कि बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल, चाइना स्ट्रेस ऑन द बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल एंड हैड अ रिजल्ट। चाइना ने ह्यूमन कैपिटल बनाने की कोशिश करी, जिसका उसको रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है। अब उसने लोगों को स्किल्स दी, ह्यूमन कैपिटल बनाया, तैयार किया, जिसके तहत अब आज क्या हो रहा है, चाइना इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। क्लियर हुआ बात आपको ना। प्लेंटी ऑफ, जैसे कि हम क्वाड के अंदर हैं, है ना, नेवल एग्रीमेंट कर रहे हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब से आवश्यकता है कि हम क्या ये जो चैलेंजेस उसको सॉर्ट आउट करें और आगे बढ़ें इसके तहत, है ना। चाइना से भी डील करें। फ्रेंडशिप विदाउट लिमिट, हमें आवश्यकता है ये चीज़ करने की। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब देखिए यहाँ पे इंडिया श्रेयस आधार रोल आउट एक्सपीरियंस विद G20 मेंबर। अब G20 मेंबर से कुछ इंडिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने
बहुत सारे फैक्टर में वर्क करने की कोशिश करी। जैसे चैलेंज हमारे पास जो इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी के लिए है, वो जैसे कि करेंसी हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, वेयर डिस्कस ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग हुई G20 की। G20 फाइनेंशियल ट्रैक की पहली मीटिंग हुई बेंगलुरु के अंदर 13 और 14 दिसंबर के तहत अंदर, है ना। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से एक बार रीड कर लीजिए, है ना। कुछ इतना खास तो नहीं है, बट हाँ आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। चलिए, है ना। आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखिए एक छोटी सी और एक आर्टिकल है, स्पेसिफिक डेट विल बी गिवन टू द प्लीज ऑन द आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 370 के ऊपर दो साल से ये मामला पड़ा हुआ है। 5 अक्टूबर को, सॉरी 5 अगस्त को, है ना, 5 अगस्त को आज से 2 साल पहले क्या कर दिया गया था, आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया था, हटा दिया गया था, इनवैलिड करार दे दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। अब जैसे हटाया तो इसके ऊपर जो है याचिका दर्ज हुई, बहुत सारी PIL गई। अब उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फ्यूचर में जो है इसके ऊपर सुनवाई करेगा। तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, तो वो चीज़ हम इन नियर फ्यूचर इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गई होंगी आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। कैसा लगा लेक्चर आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। साथ ही साथ लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट कर देना फटाफट। देखिए मोटिवेशन बना रहे हमारा भी, इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट करना है और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। एक टारगेट है, जैसे ही टारगेट अचीव होगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आने वाला। चलिए तब तक ये थैंक यू वेरी मच। तो फिर फॉर द